हम कुछ पार्टी में जो कमियां हैं उसको लेकर के काफ़ी चिंतित थे और हम कोशिश भी करते रहे कि ऊपर में भी बात हो और उस बात को हम पहुंचा दें, लेकिन नीचे भी संपर्क नहीं होता था, चर्चाएं नहीं होती थी। हम तो केवल मेंबर रह गए, कोर ग्रुप में नहीं, चुनाव समिति में नहीं, वित्त समिति में भी नहीं। ऊपर में भी मैंने मैसेज किया और वहाँ भी कोशिश की, वहाँ गया, उनका सूचना आया, लेकिन कहीं चर्चा नहीं हो पाई। और फिलहाल मुझको लगा कि शायद मुझे ये माना जाता होगा कि अब बहुत हो गया, बहुत समय रह गए। पार्टी ने हमको बहुत भी दिया था, बहुत जगह हम रहे, लड़े भी बहुत पार्टी के लिए, और इस कारण से कहीं संपर्क नहीं हो पाया। 45 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों में रखकर उनका मान और सम्मान किया, उनका मान सम्मान बढ़ाया। और जैसे मैंने कहा कि बचपन में हम उनको देखते थे जुझारू रूप में, और जब हमने पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उनके कारण ही हम भारतीय जनता पार्टी में आए। लोगों के प्रति उनका संघर्ष की भावना और राष्ट्रवाद, इस सबको लेके ही हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, या कह सकते हैं कि हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं। लेकिन इतना मान और सम्मान के बाद आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिए तो मुझे दुख के साथ साथ आश्चर्य भी हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा हमारा नंद कुमार साय के काम में है, लेकिन मन उनका कहीं और है। क्या वो पार्टी छोड़कर कहीं और चले जाएंगे? साय की तरह और कौन कौन है? क्या ये उपेक्षा पार्टी पर भारी पड़ जाएगी? इन सब बातों पे आज चर्चा के लिए हम जुटे हुए हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं, पहले उनसे मिल लेते हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक के रूप में मनीष वोरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि गौलानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव चक्रवर्ती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो एक ऐसा मसला जो कि नंद कुमार साय के साथ उठकर सामने आया है और जिसने इस बात को साबित किया है कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ऐसा चल रहा है जिसे सुधारने की जरूरत है। कहीं कुछ लोग उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं और वो दूसरी राह भी चल सकते हैं। आमतौर पर कांग्रेस में इस तरीके की खबरें आती थी, लेकिन अब बीजेपी की खबरों के बाद इसकी जांच पड़ताल जरूरी है और इसीलिए आज हम चर्चा के लिए जुटे हुए हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी की ओर ही रुख करूंगा और राजीव जी चक्रवर्ती, आपसे ये जानना चाहेंगे कि भाई साय जी ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? और क्या ऐसे कई लोग होंगे जो कि साय जी जब उपेक्षित हो सकते हैं तो ऐसी लंबी श्रृंखला होगी जिनको आप लोगों ने पूछ परख नहीं की और वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, पार्टी को नुकसान हो सकता है। क्या होगा डैमेज कंट्रोल आप लोग के द्वारा? किसी के जाने से भारतीय जनता पार्टी में कोई बात नहीं, हम उनके पद होने की कामना करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसके पहले जवाहर शुक्ला जी भी चल गई थी 2013 के पहले, चुनाव के पहले विधानसभा के। इसके बाद उमा भारती जी वहाँ मध्य प्रदेश से चली गई थी और पप्पा साहब है वो भी चले गए थे। तो देखिए, चुनाव में जब पार्टी विपक्ष में रहती है तो सत्ता का चकाचौंध सबको बड़ा अच्छा दिखता है। जो विपक्ष में रहते हैं उनको तो काम रहता है कि वो कंधा से कंधा मिला के पार्टी के संघर्ष में साथ दें। अब जब चकाचौंध दिखता है कोई चले जाए तो उसको हम रोक नहीं सकते, और किसी की अगर बहुत बड़ी अपेक्षा है तो अपेक्षा को अगर हम पूर्ति नहीं कर पाए तो वो पूर्ति की मेरी अपेक्षा होती है। तो वो बात है कि बहुत ज्यादा तीव्र अपेक्षा किसी की हो और जिन्हें हम 2 बार राज्यसभा भेजे हो, 3 बार लोकसभा भेजे हो और केंद्रीय मंत्रिमंडल के समकक्ष जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो अनुसूचित जाति जनजाति, उसके बाद जब यहाँ संघर्ष की बारी थी, संघर्ष में भी उनका आना था और अचानक उनका कहना कि मेरी उपेक्षा हो रही है, तो भाई आप विपक्ष में हैं, आप वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, आपको कंधे से कंधा मिला के लड़ना है। अब आपको अगर ये लगे कि मेरी उपेक्षा हो रही है तो इसमें पार्टी कुछ नहीं कर सकती। ये व्यक्ति के ऊपर बातें हैं। जैसे मैंने कहा कि अपेक्षा से उपेक्षा होगी, तो बहुत अपेक्षा रही होगी नंद कुमार साय जी को
और मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे जुड़ा हुआ था। जब 2003 में जो यात्रा 2002 में जो दंतेश्वरी से बमलेश्वरी की यात्रा निकली, उस यात्रा में मैं उनका सहयोगी था और वो बहुत अच्छा संस्कृत का गान करते थे, श्लोक करते हैं और अभी भी बीच बीच में मैं उनसे मिलते रहता था। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनको आप पूछ परख करेंगे क्या? ये मार्गदर्शक के रूप में तो आपके काम आ सकते हैं, वरिष्ठ कई लोग हैं बीजेपी में, पर नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए आपने पुराने लोगों को नाराज कर दिया। नहीं देखिए मोहन जी, पुराने और नए का तो सामंजस्य से ही गाड़ी। ठीक है, ठीक है। जब तक चलिए हम चलते हैं रवि गौलानी जी के पास और हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि रवि जी क्या माने ये जो बातें आ रही हैं, साहिब जी जो कह रहे हैं कि उपेक्षा है, तो उपेक्षा से शिकार कई लोग होंगे, तो हम क्या माने? कांग्रेस ऐसे लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल के बैठी है? देखिए मोहन जी, मेरी आवाज आ रही है आपका? जी जी जी। हेलो मोहन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी देखिए मोहन जी, आज नंद कुमार साय जी का भारतीय जनता पार्टी छोड़ना और कांग्रेस ज्वाइन करना छत्तीसगढ़ में, और कर्नाटक में उनके पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार जी का छोड़ना और कांग्रेस ज्वाइन करना, देखिए ये क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि वरिष्ठ नेताओं की जो है वो भारतीय जनता पार्टी में पूछ परख खत्म हो गई है, और जिन्होंने पार्टी को सिंचित किया और यहां तक पहुंचाया, आज उनके द्वारा किए गए कार्यों को उपेक्षित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेताओं को पूरी तरीके से दरकिनार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि नंद कुमार साय जी ने कहा कि जिन मूल्यों पर वो आदर्श मानते थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, वो आदर्श मानते थे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को, लेकिन वो कह रहे थे कि आज वो भारतीय जनता पार्टी वैसी नहीं रही। आप उनके बयान को सुनिए, अगर उनके बयान को समझेंगे तो उनका दर्द आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी न अपने वरिष्ठों का ध्यान दे रही है, भारतीय जनता पार्टी न आदिवासी नेताओं का ध्यान दे रही है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, पूरा का पूरा सरगुजा क्षेत्र हो या पूरा का पूरा बस्तर क्षेत्र हो, बहुतायत में हमारे यहाँ आदिवासी भाई बहन है, आज उन्हें दरकिनार कर रही है। और उन्होंने एक तरफ अगर नंद कुमार साय जी की अगर आप बात को सुनेंगे तो वर्तमान की हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार की जमकर तारीफ की, उन्होंने नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी की बात कही, उन्होंने छत्तीसगढ़ में रह रहे किसानों की बात कही, उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं, आदिवासी लोगों का विकास कर रहे हैं, उन सारी चीजों से प्रेरणा लेकर के रवि जी, लेकिन ऐसे कई लोग होंगे संपर्क में, वो जानना चाह रहे हैं हम, कितने लोग हैं और आने वाले कितने लोगों के लिए आप लोगों ने तैयारी की हुई है? क्या बोल रहे हैं मोहन जी, रिपीट करेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे और कई लोग हैं क्या जो उपेक्षा के शिकार हैं, जिनको आप पार्टी में लेना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोले। जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? मैं चाह रहा था कि इस तरीके से और कई लोग आएंगे तो क्या उन सब के लिए दरवाजे खुले हैं क्या कांग्रेस के? देखिए दरवाजे खुले हैं कि नहीं इस बात पर तो मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपना पूरा का पूरा बेस खो चुकी है, उनका संगठन पूरी तरीके से टूट चुका है, वो वरिष्ठों का अपमान कर रही है। हमने केंद्र में भी देखा था कि किस प्रकार से उन्होंने वरिष्ठों का अपमान किया था, और अगर आप वो छत्तीसगढ़ हो या कर्नाटक हो, आप देखिए कि वे अपने पिलर्स का अपमान कर रहे हैं, आदिवासी व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है जो प्रदेश की जनता के हित में बात करेगा, जो प्रदेश की जनता की विकास की बात करेगा। कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है मोहन जी। ठीक है, तो कांग्रेस तो दोनों हाथ खोलकर खड़ी है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि पार्टी को मजबूत भी करे और बीजेपी को धक्का भी लगाए, तो ऐसे लोगों के लिए शायद कांग्रेस तो तैयार है ही, लेकिन ये समस्या बीजेपी के लिए है। और शायद चक्रवर्ती जी अपनी बात पूरी अब करना चाहेंगे। चक्रवर्ती जी,
साय जी का जाना ये बताता है कि और कई लोग हैं लाइन में, क्या उन लोगों को आप समझा लेंगे? साय जी जैसी गलती ना हो, साय जी जैसी उपेक्षा उनकी ना, बाकी लोगों की ना हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं? पार्टी क्या सोच रही है? एक बार फिर से प्रश्न पूछिए मोहन जी। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि साय जी की तरह और स्थितियां ना बने और कोई पार्टी छोड़कर ना जाए, ऐसे लोगों को संभालने के लिए, कोई डैमेज कंट्रोल के लिए कोई प्रयास करेंगे क्या आप लोग? देखिए, कोई डैमेज कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक दल है और सभी जो असंतुष्ट है एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, कोई बहुत अपेक्षित उनकी अपेक्षा रहती है, तो कोई पार्टी को इससे तात्कालिक नुकसान होता है या तात्कालिक फायदा होता है, इसमें बहुत चिंतन मनन की आवश्यकता नहीं होती है। जो संघर्ष में साथ रहते हैं अंतोगत वो रहते हैं, और जो ये सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही, वो चले जाते हैं। मैंने आपको कहा ना, भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों से बहुत पहले से जानती है कि जिस प्रकार हमारे 14 विधायक चले गए थे 2001 में, उसके बाद फिर पार्टी ने कमबैक किया 2003 में, और इस बीच जब हमारी सरकार थी श्रीमती करुणा शुक्ला जी के अलावे बहुत सारे नेता चले गए थे, तो इससे पार्टी के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ये एक तात्कालिक लाभ या नुकसान होता है। ठीक है, चलिए, ये तो मान के चल रहे हैं कि ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, कोई ऐसी स्थितियां नहीं है जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता, पर शायद अंदर खाने में ये सारी चीजें चल भी रही होंगी। हमारे साथ मनीष वोरा जी हैं। मनीष जी, आप बीजेपी को काफी करीब से जानते हैं। बीजेपी में ऐसी स्थितियां नहीं थी, लेकिन छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा प्रदेश साबित हुआ है जहां से बीजेपी से कांग्रेस में जाने वाले नेताओं की संख्या काफी ज्यादा है। काफी दिग्गज नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं। क्या मानते हैं, इसकी वजह क्या है? क्या कोई संगठन में कमी है, कोई ध्यान नहीं देता? सीनियर लीडर को जिस ढंग से पूछ परख करनी चाहिए वो नहीं हो पाती, शायद इसलिए पार्टी छोड़ के लोग जाते हैं? देखिए मोहन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब भी जिस भी राज्य में चुनाव करीब होता है, उस समय सभी दलों में इस प्रकार की स्थितियां बनती है। कुछ लोगों को टिकट की वजह से नहीं आता है, किसी की और दूसरी सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि टिकट के साथ साथ और भी चीजें होती है। राजनीति में जो भी व्यक्ति आता है मोहन जी, वो निश्चित रूप से अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के आता है। उसकी महत्वाकांक्षा जब तक पूर्ति होती रहती है जिस दल में, वो उस दल के प्रति लायल बना रहता है। उसके बाद वो उस दल को छोड़ के दूसरे दल में चले जाता है। ये जो स्थिति बनती है, निश्चित रूप से इसको लेकर के किसी कानून बनाने की आवश्यकता है कि जब जब इस प्रकार की स्थितियां बनती है, जैसे इसके पहले मैं दोनों ही प्रवक्ताओं की बातें सुन रहा था, दोनों ये कह रहे थे कि जाने की बात कह रहे थे और आने की दोनों बात कह रहे थे। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, कांग्रेस में भी बहुत सारे दिग्गजों ने पार्टी छोड़ी है, तो क्या उन्होंने पार्टी छोड़ी तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आपका संगठन पूरा खत्म हो गया? ये स्थिति कतई नहीं होती। कोई भी संगठन किसी व्यक्ति से नहीं होता है, संगठन व्यक्तियों से मिलकर बनता है, व्यक्ति से संगठन नहीं बनता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है, और इसके साथ साथ इस बात को भी समझना होगा कि जो व्यक्ति हमको छोड़ के जा रहा है, इतने लंबे समय तक जो व्यक्ति पार्टी में था, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बड़ा आदिवासी चेहरा था, और पिछले लंबे समय से वो जो है सत्ता के बहुत सारे सुखों को उन्होंने देखा है, और एक बड़ा नाम था, और एक ज्ञान भी उनका बहुत अच्छा था। इसके साथ साथ देखिए, अब जो बात आप लगातार, मुझे लगता है दोनों दल के प्रवक्ताओं से इस बात को पूछ रहे थे कि इसके साथ साथ कौन कौन और हैं, तो निश्चित रूप से दोनों दल में यह स्थिति बनी हुई है। केवल भारतीय जनता पार्टी में यह स्थिति ऐसा नहीं लगता, राजनीतिक रूप से हम देखें तो कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीनियर नेता हैं, जिनको सरकार आने के बाद पूरी तरीके से तवज्जो नहीं देगी, उनको एक तरीके से किनारे कर दिया गया और उनसे जूनियर लोगों को पद देकर के पार्टी ने नवाजा। तो निश्चित रूप से ये कह सकती है पार्टी इसके काट में कि हमने युवाओं को और वरिष्ठों को समान रूप से मौका देकर के एक अच्छी सरकार बनाने के लिए स्थिति की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं कहीं आप जाकर के देखें, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस में भी उतनी ही नाराजगी देखने को मिलेगी। भाजपा में नाराजगी होना जायज है, क्योंकि वो विपक्ष में है, और विपक्ष में होने के साथ साथ सत्ताधारी जो दल होता है, सत्ताधारी दल हमेशा विपक्ष के जो लोग रहते हैं उनको तोड़ के सत्ता का उपयोग करके अपने पक्ष में लाने का प्रयास करता है। लेकिन जब सत्ता में होने के बावजूद भी वहां पर जो लोग उपेक्षित होते हैं, उनको भी साधने की आवश्यकता कांग्रेस को यहां पर है। देखिए, आपने वार तो कर दिया, लेकिन कभी भी देखा जाता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस क्रिया की प्रतिक्रिया करे, और उस प्रतिक्रिया से बचने के लिए कांग्रेस को अपने घर को भी मजबूत करने की आवश्यकता होगी। मोहन जी, ठीक है, अपने घर को अगर बीजेपी सुधार ले तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती, लेकिन साय चले गए हैं, साया उठ गया है हाथ से, और इसीलिए जो है ये चर्चा बार बार उठ रही है कि बीजेपी अपने कुनबे को क्यों नहीं संभाल पा रही है, और खासतौर पर छत्तीसगढ़ में ये क्यों होता है। हम एक बार फिर से राजू चक्रवर्ती जी की ओर रुख करते हैं। राजू चक्रवर्ती जी, काफी
जोर शोर से आज दो बड़े नेताओं को, आदिवासी नेताओं को आगे किया गया, जिन्हें कई दिनों से हम पार्टी कार्यालय में भी नहीं देख रहे थे, विष्णुदेव साय और विक्रम उसेंडी। क्या माने, ये दो नेता भी उपेक्षित थे, पार्टी के महत्वपूर्ण पदों से हटने के बाद इनकी कोई उपयोगिता नहीं थी, लेकिन अब साय के प्रकरण के बाद इनको तवज्जो दी जा रही है। क्या इससे जोड़ के इसे देखा जाए? चक्रवर्ती जी, ठीक है, चलिए रवि जी, आप लोगों ने साय जी को लाया, उसके बाद से बाकी नेताओं की बल्ले बल्ले हो गई। ये तो आप मानेंगे, ये स्वीकार करेंगे कि हमने एक को लाया तो बाकी लोगों को जो है पुचकारना पार्टी ने शुरू कर दिया है। आप लोगों का असर है बीजेपी पर? देखिए मोहन जी, मैंने जैसा पहले भी कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठ लोगों का अपेक्षा कर रही है, उन्हें ध्यान नहीं दे रही है। जिन्होंने पार्टी को सिंचित किया उन्हें हर तरह से इग्नोर कर रही है। और आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि 4.5 वर्षों में जो उन्होंने प्रदेश के लिए काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी 15 वर्ष में नहीं कर पाई। आज 4.5 वर्ष में पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम भूपेश बघेल जी का सामना कैसे करें। उन्हें यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि भूपेश बघेल जी के सामने हम कौन से चेहरे को खड़े करें। कभी वो आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि रमन सिंह की बातें शुरू हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को अभी खुद की दिशा ही समझ में नहीं आ रही है। जब पार्टी को दिशा समझ में नहीं आ रही है तो उनके नेताओं के अंदर खलबली तो मचेगी ही। और कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हमारी सरकार बहुत मजबूत है, हमारे इरादे बहुत मजबूत है। बहुत अच्छी तरीके से हमने विगत 4.5 वर्षों में काम किया है, वो चाहे अंचल क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। और पूरी की पूरी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से हम यह चुनाव लड़ेंगे। हम 23 में भी चुनाव जीतेंगे और हम 24 में भी चुनाव जीतेंगे। पूरी की पूरी सीट, 11 की 11 लोकसभा सीट भी हम जीतने का प्रयास करेंगे। और जितनी मेजॉरिटी से हम अभी बैठे हैं, इसी मेजॉरिटी से या इससे ज्यादा पर हम अगली बार 2023 में सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये तो रही कांग्रेस की बात, और कांग्रेस ने दबे जुबान ही सही इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी की अगर कोई खामी है तो उसका लाभ उठाने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। एक बार फिर से चलते हैं मनीष वोरा जी के पास। मनीष जी, बीजेपी में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आप मानते हैं कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो खामी है जिसे ठीक करने की, ट्यून करने की जरूरत है। ट्यूनिंग में कहीं गड़बड़ी हो रही है? निश्चित रूप से मोहन जी, देखिए, जब इस प्रकार का कोई बड़ा नेता जो है पार्टी से जाता है तो पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और ये स्थितियां क्यों निर्मित थी, उन स्थितियों को दूर करने का प्रयास निश्चित रूप से पार्टी को करना चाहिए। और मैं अभी सुन रहा था, रवि गोलान जी कह रहे थे कि पार्टी को जिन लोगों ने सिंचित किया उनमें से लोग जा रहे हैं, तो ये स्थिति कमोबेश कांग्रेस में भी रही है। ये नहीं रही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनके भी बहुत सारे बड़े नेता जो हैं उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, और हाल में बहुत सारे लोगों ने छोड़ी है, कुछ वरिष्ठों ने भी छोड़ी, कुछ युवाओं ने भी छोड़ी है। तो ये स्थिति कांग्रेस में भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है। लेकिन देखिए, जो पूरा हम बात करें, जब जब ये स्थितियां निर्मित होती है तो उस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन ये देखा जाता है अक्सर, चाहे हम कांग्रेस की बात करें आज, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जब जब ये स्थितियां आती है तो जो नेता छोड़ के जाता है उसके लिए बड़ी लंबी फहरिस्त जारी कर दी जाती है कि हमने उसको इस समय से लेकर के इस समय तक ये दिया, उसके बाद भी वो छोड़ के चले गया। तो ये जो बातें आती है ये निश्चित रूप से कतई सही नहीं है। जिसको भी आपने रखा उनको दिया उनकी योग्यता के हिसाब से, और पार्टी को उसकी उपयोगिता थी उस हिसाब से आपने उनको पद दिया था। लेकिन उसके बाद यदि वो छोड़ के जा रहे हैं तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी और उन परिस्थितियों से हम कैसे निपट सकते हैं, इस बात को सोचना होगा। और इस मंथन के बाद में पार्टी को अपने अंदरूनी जो घर है उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, जहां जहां उनको ये लगता है कि ये स्थितियां बन सकती है। और भी ऐसे बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं जो मुझे लगता है इस कतार में हो सकते हैं, उनको भी देखने की आवश्यकता है। कई ऐसे विधायक भी हैं जो 5-5, 7-7 बार के विधायक हैं, वो लंबे समय से उपेक्षित चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार इस प्रकार की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। तो उन सभी लोगों को भी पार्टी को ध्यान देना चाहिए कि ये स्थिति निर्मित ना हो। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा मोहन जी, देखिए, ये तो मुझे लगता है कि एक शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे ये बातें और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। तो इन चीजों से दोनों ही दल को बचना होगा। और मुझे लगता है इसके लिए एक ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की जो स्थितियां बनती है
उससे निपटने के लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था करना चाहिए जिसमें ये स्थितियां निर्मित न हो। ठीक है चक्रवर्ती जी, आप सुन रहे हैं कि कहा भी जाता है कि दूध का जला जो है वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ ऐसी स्थिति में बीजेपी खड़ी है, क्या आप लोग स्टेप उठाएंगे? पार्टी के बड़े नेता इस बारे में क्या सोचते हैं? मोहन जी, प्रश्न किससे है आपका? जी राजीव चक्रवर्ती जी। हाँ मोहन जी पूछिए। जी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो पार्टी ऐसी स्थिति में जब एक बड़ा नेता चला गया है, कहा जाता है कि दूध का जला छाछ को भी जो है फूक फूक कर पीता है, तो आप लोग ऐसे कुछ स्टेप उठाएंगे क्या कि ऐसी स्थितियां ना बने आगे? नहीं देखिए, ये कोई स्थिति नहीं है कि बने या ना बने, ये तो पार्टी के जो नेता है उनकी नीति क्या है, उनकी मनोस्थिति क्या है। अब पार्टी किसी की मनोस्थिति को जान नहीं सकती। जैसे वोरा जी ने बहुत सुंदर कहा कि ये राजनीतिक घटनाक्रम में सभी पार्टियों में जो अपने आप को उपेक्षित लोग समझते हैं या समझते हैं कि हमसे पार्टी है, हम जनाधार वाले लोग हैं, तो ये उनकी मनोस्थिति के ऊपर है। ये पार्टी इसमें कुछ नहीं कर सकती। नहीं, और लोग भी होंगे ना, ऐसे और लोग भी होंगे, उनसे मिलना जुलना बातचीत। कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भाजपा में आ रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण भी दिया, इसके पहले भी योगी जी तमाम भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप को लाए थे, लेकिन उसमें से अंतोगत्वा उनके परिजन ही भाजपा में आ गए या कुछ लोग वापस भाजपा में आए। तो ये तो देखिए राजनीति की परिपाटी है, इसमें दल बदल करते रहता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकांश नेता है वो रीति नीति आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, तो वो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि जो आइडियोलॉजी को छोड़ दे और सत्ता के चकाचौंध में चले जाए। हालांकि बहुत जल्दी सत्ता परिवर्तन होने वाला है, तो जो लोग जाना चाहते हैं वो भी शायद ना जाएं, क्योंकि सत्ता आती जाती रहती है। तो जो लोग अटल जी को देख के, अडवाणी जी को देख के, मुरली मनोहर जी को देख के, माननीय नरेंद्र मोदी जी को की जो भारतीय जनता पार्टी है उस आइडियोलॉजी से जो जुड़े हैं, या भारतीय जनता पार्टी की श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आइडियोलॉजी है, जो दीनदयाल उपाध्याय जी की आइडियोलॉजी है, उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो कभी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। और अगर कोई बीच बीच में छोड़ दे तो उन्हें मना लिया जाएगा, वो वापस आ जाएंगे। तो किसी के जाने से पार्टी कभी खत्म नहीं। पार्टी में तकलीफ होती, मैंने कहा ना, तात्कालिक रूप से फायदा कांग्रेस को होगा और तात्कालिक रूप से नुकसान भाजपा को होगा, लेकिन तात्कालिक कुछ समय परिस्थिति के लिए, लेकिन वापस चीजें सामान्य हो जाएगी। आप देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचंद्र शुक्ला जी गए, फिर वापस आए, फिर वापस चले गए। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं कि नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन पार्टी का काम चलते रहता है। बिल्कुल गौलानी जी, ये बात भी सही है कि आप लोग बड़े नेताओं को ला तो लेते हैं लेकिन उपयोग नहीं कर पाते। लंबी चौड़ी लिस्ट है, करुणा शुक्ला का उदाहरण अभी बताया, विद्याचरण जी भी थे, नंद कुमार साय जी का नाम सामने है, तरुण चटर्जी, 11 विधायक, फिर रामदयाल उइके से इस कहानी शुरू हुई थी। उपयोग तो आपके यहाँ होता नहीं, आप लोग लेते क्यों हैं ऐसे लोगों को? आप लोगों को क्या, आप लोगों के शायद ढांचे में वो लोग ढल नहीं पाते बीजेपी वाले? देखिए मोहन जी, राजीव चक्रवर्ती जी की बातों में दर्द तो झलक रहा है, लेकिन वो पूरी तरीके से कह नहीं पा रहे हैं। देखिए, आज अगर पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता जो कितनी बार सांसद रहे लोकसभा के, कितनी बार राज्यसभा के रहे, विधायक रहे और एक बड़ा आदिवासी चेहरा रहे, वो अगर इस तरह से पार्टी छोड़ के जाएगा तो दर्द तो स्वाभाविक है। और अगर कोई इस तरह से, जैसा अभी राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की आइडियोलॉजी है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की आइडियोलॉजी है। देखिए, आइडियोलॉजी बड़े नेताओं की होती है और नंद कुमार साय जी ने ये बात कही भी कि वो उनकी आइडियोलॉजी पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आज यह भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं रही। आज ये उस तरह के विचार वाली पार्टी नहीं रही जिस विचारों से यह पार्टी रखी गई थी, यह पार्टी की शुरुआत की गई थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, आज उन्हें खुद को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मूलों से बनी थी, आज कहीं ना कहीं अपने मूल, अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है। उन्होंने सुषमा स्वराज जी का जिक्र किया, उन्होंने ये भी कहा कि वो उनको देख करके वो पार्टी में आगे आए, उनसे प्रेरित रहते थे, वो उनके फॉलोअर थे। तो जो लोग
पार्टी की आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं भटकते हुए देख रहे हैं, जिन्हें दर्द हो रहा है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। और वो लोग कांग्रेस जो ज्वाइन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की वर्किंग स्टाइल से खुश है, वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस सबको साथ में लेकर के चल रही है उसके साथ वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक तरफ बीजेपी का लॉस है, दूसरी तरफ कांग्रेस का गेन है। वो जान रही है जो वरिष्ठ नेता है कि कांग्रेस जो है वो सबका विकास कर रही है, वो पूरे के पूरे जनमानस को एक साथ लेकर के चल रही है। तो मैंने पहले भी कहा कि जो हमारी आइडियोलॉजी, जिनको लगता है कि कांग्रेस के सेंटिमेंट्स सही तरीके से चल रहे हैं, अगर वो हमारी पार्टी में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि कब तक वो अपने वरिष्ठों का, वो चाहे छत्तीसगढ़ हो या कोई दूसरा प्रदेश हो, कब तक वो अपने वरिष्ठों का अपमान वो करेगी। तो लिस्ट आप लोगों के यहाँ से भी है अपमान करती रहेगी तो एक दिन वो भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच जाएगी, इसकी गिरेबान में झांक के। तो मनीष जी, ये माने कि चुनाव जैसा जैसा करीब आएगा आगे और इस तरीके की स्थितियां हमें देखने को मिलेगी, तैयार रहना चाहिए। और केवल क्या बीजेपी में इस तरीके की स्थितियां हैं या कांग्रेस में भी, क्योंकि अभी सत्ता में है इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर भी ऐसी स्थिति, आपका क्या आकलन है? निश्चित रूप से मोहन जी, मैंने पहले भी कहा कि जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आते जाएगा वो वैसे वैसे इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती जाएंगी। और ये देखिए, मैं एक बात यदि कहूं तो यदि इसको बारीकी से विश्लेषण इसका किया जाए तो कांग्रेस में नंद कुमार साय जी को लाकर के एक तीर से कई सारे शिकार किए गए हैं। वो आंतरिक शिकारी भी हैं और कुछ बाह्य शिकारी भी हैं, दोनों जगह शिकार किया गया है। कुछ ऐसा, जिस वर्ग से, जिस जगह से नंद कुमार साय आते हैं वो एरिया है, एक तो आदिवासी नेता है, आदिवासी नेता कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। दूसरी चीज कि वो जिस जगह से आते हैं वो सरगुजा जसपुर क्षेत्र से नंद कुमार साय आते हैं, जिस क्षेत्र में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो ये जो बात है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जिस क्षेत्र से वो आ रहे हैं उस क्षेत्र के कांग्रेस नेता भी हैं जो बड़े लंबे समय से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो लगातार इस बात को, अपने दर्द को बार बार उन्होंने मीडिया में दिखाया भी है। तो देखिए कितने सारे शिकार एक तीर से किए गए हैं। तो ये जो सारी परिस्थितियां, ये केवल कांग्रेस के अंदर नहीं भी है और भाजपा के अंदर भी कमोबेश यही स्थितियां कि भाजपा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सत्ता जाने के बाद भी लंबे समय से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, बार बार ये रास्ता देख रहे हैं कि कैसे हमको पार्टी कहीं उपयोग करती है कि नहीं करती है। तो हो सकता है कि आने वाली ये जो लिस्ट है इसमें कुछ और बड़े नाम भी जुड़ जाएं और ये स्थिति कांग्रेस से भी हो सकती है। मोहन जी, ठीक है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की स्थितियों पर दोनों ही पार्टियां नजर रखें, कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति ना हो, बीजेपी में ना हो। लेकिन जो संकेत अभी मिले हैं साय जी के आने के बाद वो बीजेपी के लिए अलार्मिंग है। वो इस बात को लेकर चिंतित होना चाहिए कि कोई और ऐसा तो नहीं जो उपेक्षित हो, जिनके बारे में अभी पता नहीं हो और आगे जाकर हम उन्हें पार्टी से खो दें। तो फिलहाल ऐसी स्थिति के लिए पार्टी को तैयार रहना चाहिए। इस चर्चा में आज इतना ही, क्योंकि समय कम है। हमारे साथ रवि गौलानी जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष वोरा जी आपका धन्यवाद, राजू चक्रवर्ती जी आपका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए साय जी के कांग्रेस प्रवेश के साथ जो राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हुआ, जो हलचलें हैं, उससे हमने डिस्कस करने की कोशिश की। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप लोग देखते हैं TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ में